Hello everyone, welcome to City Online Classes. This is Dr. Jeetu Singh. Today I will teach you Microeconomics, first semester, second unit for law honors. स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन किया था। ये लॉ ऑफ डिमांड का सेकंड लेक्चर है, इसे हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम डिमांड शेड्यूल से स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, क्यों हम इसे पढ़ते हैं। मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड, कीमत और मात्रा के बीच विपरीत संबंध दिखाता है। प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच ऑलवेज इनवर्स रिलेशन दिखाता है। कैसे? जैसे जैसे किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज होता है, उसकी डिमांड इंक्रीज होती है। इसे हम शेड्यूल से देखेंगे। डिमांड शेड्यूल, it is a tableau presentation showing the different quantities of goods that buyer of the goods are willing to buy at different prices during a given period of time. और हम इसे डिमांड कर्व से भी समझेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड फंक्शंस इज कॉल्ड अ डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, चलिए देखते हैं, जिसकी हेल्प से हम मांग के नियम को समझेंगे। लेफ्ट साइड ये प्राइस गिवन है, लाइक दिस। ये प्राइस गिवन है, ये क्वांटिटी गिवन है। प्राइस जब ज़्यादा होता है तो क्वांटिटी डिमांड कम होती है। जब प्राइस 5 है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 100 यूनिट्स है। उसके बाद जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होती है, वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होगी। जैसा आप देख पा रहे हैं, जब कीमत 5 रुपये है तो डिमांड कितनी है, 100 यूनिट्स है। जब कीमत 5 से घट के 4 हो जाती है तो डिमांड 100 से बढ़ के 200 यूनिट्स हो जाती है। वहीं पे जब कीमत 3 रुपये होती है तो क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड 300 हो जाती है, 300 यूनिट्स। उसी की अगर हम नेक्स्ट बात करें, जब प्राइस 2 रुपये होती है तो क्वांटिटी डिमांड 400 यूनिट्स होती है। और इसी तरह से जब प्राइस 1 रुपये हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांड 600 यूनिट्स हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रही है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड है, मांग है, वो बढ़ रही है। दोनों के बीच इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है। हम इसे डायग्राम से समझेंगे। वाई एक्सिस पे प्राइस गिवन है और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड गिवन है। ये देखिए, अगर जब प्राइस 5 रुपये होती है तो क्वांटिटी डिमांड यहाँ पे 100 होती है। ये देखिए, और जब प्राइस 4 होती है तो डिमांड क्यू पॉइंट पे ये देखिए 200 हो जाती है। उसी तरह से जब प्राइस 3 रुपये होती है तो आर पॉइंट से देखेंगे 300 हो जाती है डिमांड। जब प्राइस 2 रुपये होती है तो एस पॉइंट पे डिमांड 400 हो जाती है। वहीं पे जब प्राइस 1 रुपये होती है
तो क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड टी पॉइंट पे 600 हो जाती है। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, कौन कौन से साधन मांग को प्रभावित करते हैं? देयर आर मेनी फैक्टर्स दोज अफेक्टिंग डिमांड, सम ऑफ देम लाइक प्राइस ऑफ कमोडिटी, वस्तु की कीमत। अब वस्तु की कीमत कैसे मांग को प्रभावित कर सकती है? जनरली आप मार्केट में जाते हैं, आपको ऑल ऑफ सडन कोई चीज़ पहले से कम प्राइस में लगती है तो आप उसकी ज़्यादा मात्रा परचेज करते हैं। तो जब प्राइस किसी चीज़ का कम होता है तो मांग बढ़ जाती है, जब प्राइस ज़्यादा होता है तो मांग घट जाती है। ये फैक्टर मांग को प्रभावित करता है। दूसरा फैक्टर क्या है? इनकम, इनकम ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय। अगर उपभोक्ता की आय ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा चीज़ें परचेज करता है, ज़्यादा डिमांड करता है। अगर उसकी आय कम है तो वो कम डिमांड करता है। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब संबंधित वस्तुएं कौन सी हैं? रिलेटेड वस्तुएं कौन सी होती हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स, स्थानापन्न वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुएं। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है तो क्या होता है? उसकी डिमांड डिक्रीज होगी। और अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें, लाइक स्थानापन्न वस्तु, फॉर एग्जाम्पल चाय या चाय और कॉफ़ी, अगर चाय का प्राइस या टी का प्राइस इंक्रीज होता है तो कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज होती है। तो ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के रेस्पेक्ट में था। नेक्स्ट है वेदर कंडीशन। अगर वेदर कैसा है, अगर समर है तो ऐसी सिचुएशन में लोग पंखे की डिमांड करेंगे, एसी की डिमांड करेंगे, कॉटन क्लोथ्स की डिमांड करेंगे। वहीं पे अगर ठंडी का सीज़न है तो लोग ब्लोवर की डिमांड करेंगे, फाइन लोग वुलन क्लोथ्स की डिमांड करेंगे। तो ये डिपेंड करता है वेदर पे, सीज़न पे, या कोई फेस्टिवल है लाइक ईद है तो उससे रिलेटेड चीज़ों की डिमांड होगी। अगर दिवाली है तो दिवाली से रिलेटेड चीज़ों की डिमांड होगी, लाइक स्वीट्स। रक्षाबंधन है तो लाइक स्वीट्स की डिमांड होगी। तो ये डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो पर्टिकुलर टाइम पे भी जो डिमांड होता है वो प्रभावित करता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अगर किसी पर्सन की रुचि किसी स्पेशल चीज़ पे है, अगर उसे कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो उससे वो क्या करेगा? उसकी डिमांड वो कंटिन्यू इंक्रीज करेगा। अगर उसे कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती है तो उसकी मांग को कम करेगा। तो ये टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, जो रुचि है, चुनाव है, ये कहीं ना कहीं मांग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंजेस। अगर लगता है कि फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा देता है। नेक्स्ट, साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर जनसंख्या किसी कंट्री की ज़्यादा है तो वो ज़्यादा डिमांड करेगी, अगर जनसंख्या कम है तो कम डिमांड होगी। तो पॉपुलेशन भी कहीं ना कहीं मांग को बहुत प्रभावित करता है। नेक्स्ट, एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड। अब एक्सेप्शन ऑफ डिमांड, मांग के कुछ अपवाद होते हैं जहाँ पे मांग का नियम लागू नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल गिफ्टिंग गुड्स, लग्जरी गुड्स, वैबलन गुड्स, नेसेसरी गुड्स, इसेंशियल गुड्स। तो यहाँ पे क्या होता है? मांग का नियम लागू नहीं होता है और इनके बीच कीमत और मात्रा के बीच डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है।
जनरली हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड में कि कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। लेकिन जो एक्सेप्शन ऑफ लॉ है, जो मांग के अपवाद हैं, वो ये बताते हैं कि अगर कीमत बढ़ती है तो मांग भी बढ़ती है और कीमत घटती है तो मांग भी घटती है और दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। कब? हम इसे डायग्राम से समझेंगे। ये एक्सेप्शन ऑफ डिमांड का डायग्राम है। वाई एक्सिस पे प्राइस मेंशन है, एक्स एक्सिस पे डिमांड मेंशन है। जितनी प्राइस होगी उतनी ही डिमांड होगी। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगी वैसे वैसे डिमांड इंक्रीज होगी। अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड भी डिक्रीज होगी। दैट्स व्हाई डिमांड कर्व पॉजिटिव है, अपवर्ड स्लोप में है, जो ये दिखाता है कि कीमत और मात्रा के बीच प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। पहला हम पढ़ेंगे गिवन गुड्स, घटिया वस्तुएं। गिवन गुड्स क्या होता है? एक तरह की घटिया वस्तु होती है। सम स्पेशल वेराइटीज ऑफ इंफीरियर गुड्स आर टर्म एज अ गिवन गुड्स। चीपर वेराइटीज ऑफ दिस कैटेगरी लाइक बाजरा, cheaper vegetables like potato come under this category. Sir Robert Giffen or Island Force observed that people used to spend more than income on inferior goods like potato and less of their income on superior goods like meat. This phenomena is direct contradictions of the law of demand. तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो गिफिन गुड्स है, इसे सर रॉबर्ट गिफिन एक नाम है जिन्होंने अपने नाम से ही इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बताया है कि इकोनॉमी में क्या होता है कि कई बार लोगों को इल्यूजन हो जाता है, इल्यूजन धोखा हो जाता है। वो मार्केट में जाते हैं, अगर कोई घटिया वस्तु ऑल ऑफ सडन उसका प्राइस मॉल में इंक्रीज कर दिया जाता है तो लोगों को लगता है इसमें कुछ वेरिएशन आया होगा, इसमें कुछ ना कुछ चेंज आया होगा, शायद ये बहुत अच्छी वस्तु है। तो क्या करते हैं, अगर उसका प्राइस इंक्रीज होता है तो लोग उसका प्राइस डिमांड भी इंक्रीज कर लेते हैं, और अगर गिवन गुड्स का प्राइस डिक्रीज होता है तो उसके डिमांड भी डिक्रीज कर लेते हैं। सर रॉबर्ट गिफिन ने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि लाइक बाजरा, लाइक पोटैटो, इन पे अक्सर ऐसा देखा जाता है। उन्होंने ऐसा एनालाइज किया कि अगर इनका प्राइस इंक्रीज होता है तो लोग इनकी डिमांड इंक्रीज करते हैं, अगर इनका प्राइस डिक्रीज होता है तो लोग इनकी डिमांड डिक्रीज करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमांड है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट लग्जरी गुड, वाबलन गुड्स। अब जो लग्जरी गुड्स हैं, विलासितापूर्ण वस्तुएं हैं, उन्हें वाबलन गुड्स भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग विलासितापूर्ण वस्तुओं में मांग का नियम जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर लग्जरी गुड्स की प्राइस इंक्रीज होती है तो लोग उनकी डिमांड भी इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायमंड, अगर डायमंड का प्राइस कितना भी हो लोग उसकी डिमांड इंक्रीज करते हैं, ठीक है, वहां पे लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट, फियर ऑफ शॉर्टेज, वे सीरियस शॉर्टेज एंड एंटिसिपेटेड बाय द पीपल, दे परचेज मोर गुड्स एट प्रेजेंट इवन दो द करेंट प्राइस इज हायर। अब कई बार लोगों को लगता है कि ये चीज़ मार्केट में इसकी कमी हो जाएगी तो वो पहले से ही खरीदने लगते हैं। कितना भी प्राइस होता है उन पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, और ऐसी सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है, मांग का नियम प्रभावी नहीं होता है। नेक्स्ट, फियर ऑफ फ्यूचर राइज इन प्राइस। अगर फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट का प्राइस
इंक्रीज होने की कंडीशन लगती है किसी को, तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में उस प्रोडक्ट की डिमांड वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इससे क्या होता है, यहाँ पे कितना भी प्राइस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसी सिचुएशन में भी जब किसी प्रोडक्ट की कमी होती है या फ्यूचर में उसके प्राइस बढ़ने की संभावना लगती है, तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट, essential goods. Essential goods in the case of certain highly essential items such as life-saving drugs, people buy fixed quantity at all possible price. Their response to price change is almost nil. In case of such commodities, the demand curve is likely to be a vertical straight line. मतलब इसेंशियल गुड में क्या होता है, इसेंशियल गुड्स मीन्स आवश्यक वस्तुएं। आवश्यक वस्तुएं जैसे मेडिसिन है, आपके लिए ऑयल है, सॉल्ट है, इनका प्राइस कितना भी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इनकी क्वांटिटी फिक्स रहती है। इसका जो डिमांड कर्व होता है वो वर्टिकल होता है, वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। कब, जो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, आपके लिए जीवन रक्षक वस्तुएं होती हैं, लाइक मेडिसिन। ऐसा तो नहीं है कि अगर मेडिसिन सस्ती मिलेंगी तो आप ज़्यादा उन्हें परचेज करने लगोगे, या महंगी मिलेंगी तो अगर आपको कोई डिसीज़ है तो आप परचेज ही नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इनका प्राइस कितना भी वेरी करे, इनकी डिमांड में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ये ज़रूरत के अकॉर्डिंग इन्हें परचेज किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सॉल्ट का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो क्या आप सब्जी में या दाल में ज़्यादा सॉल्ट डालेंगे क्या? ऐसा तो नहीं है कि आप ऊपर से ही खाने लगेंगे नमक। या ऑयल की बात करें, अगर ऑयल का प्राइस डिक्रीज होता है तो आप सब्जी में या दाल में ज़्यादा ऑयल यूज़ करेंगे? नो, इनका प्राइस कितना भी रहे, इनकी डिमांड जो होती है वो फिक्स होती है। दैट्स व्हाई यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है फॉर रेस्पेक्ट एसेंशियल गुड्स। अब बात करेंगे इमरजेंसी। अब इमरजेंसी, आपातकाल, ड्यूरिंग इमरजेंसीज पीरियड लाइक वॉर, फेमाइन, फ्लड, साइक्लोन, एक्सीडेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, people buy certain articles when though the prices are quite high. इसमें क्या होता है, इमरजेंसी पीरियड, अगर किसी कंट्री में आपातकाल की सिचुएशन है, आपातकाल की कंडीशन है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, प्राइस हाई होता है तो भी लोग डिमांड करते हैं। अगर किसी कंट्री में बाढ़ की कंडीशन आ जाती है, अगर फ्लड आ जाता है या साइक्लोन लाइक चक्रवात आ जाता है, या दुर्घटना घटित हो जाती है, या युद्ध की स्थिति किसी कंट्री में आ जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होते हैं, मांग का नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट, स्पेकुलेशन, सट्टा। अब स्पेकुलेशन में क्या होता है, अगर हम बात करें स्पेकुलेशन की, तो स्पेकुलेशन में क्या होता है कि यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। कैसे? कई बार आप लोगों ने देखा होगा, शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं, ऑल ऑफ सडन अगर शेयर मार्केट में प्राइस वेरी करता है, शेयर अगर ऊपर जाते हैं, मीन्स अगर शेयर मार्केट बढ़ता है, तो लोगों को लगेगा कि फॉर फ्यूचर ये और ज़्यादा प्राइस इंक्रीज होगा, लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो ऑल ऑफ सडन लोग क्या करते हैं, ज़्यादा शेयर परचेज करने लगते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, प्राइस भी बढ़ रहा है, लोग डिमांड भी बढ़ा रहे हैं। इट मीन्स
ऐसी सिचुएशन में भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। कब? जब लोग स्पेकुलेशन या सट्टा या शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? मांग की लोच। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज होती है तो उसकी मांग इंक्रीज होती है, लेकिन प्राइस में कमी होने पे मांग में कितना परसेंट परिवर्तन होगा, कितना कम परसेंट परिवर्तन होगा, ये हमने स्टडी नहीं की थी। इसकी स्टडी हम मांग की लोच में करते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट, प्राइस ऑफ कमोडिटी। सेकेंड, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। थर्ड, कंज्यूमर्स इनकम। अब प्राइस ऑफ कमोडिटी की अगर हम बात करें तो आपने जनरली देखा होगा कि प्राइस में, मांग में आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो मांग इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या पढ़ेंगे कि अगर प्राइस में 10% डिक्रीज होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड 20% या 50% इंक्रीज होती है। ED is equal to function of percentage change in quantity demanded divided by change in price। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या बताता है कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस में कितना परसेंट चेंज हो रहा है और उसकी मांग में कितना परसेंट चेंज हो रहा है। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। रिलेटेड ऑफ कमोडिटीज का मतलब होता है जो संबंधित वस्तुएं हैं, लाइक सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में हम क्या लेते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स को हिंदी में स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हम पूरक वस्तुएं कहते हैं। स्थानापन्न वस्तुओं में हम लाइक टी, कॉफी, इस टाइप की वस्तुएं लेते हैं, जबकि हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कार एंड पेट्रोल का एग्जांपल लेंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स में दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या पूरक वस्तुओं में दोनों के बीच इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स लाइक कॉफी में कितना परसेंट प्राइस इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से टी में कितना परसेंट डिमांड इंक्रीज हो रहा है। ये हम किस में पढ़ते हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज में। इसी तरह से हम बात करेंगे कंज्यूमर्स इनकम। किसी पर्सन की इनकम में कितना परसेंट चेंज हो रहा है और उसकी वजह से उसकी डिमांड कितनी परसेंट बढ़ रही है या घट रही है। फॉर एग्जाम्पल, इसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे कंज्यूमर इनकम का या इलास्टिसिटी ऑफ, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे थे तो प्राइस के बेसिस पे भी हमने कंसिडर किया था। अब हम इनकम के बेसिस पे कंसिडर करेंगे। यहाँ पे EI इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्राइस की जगह हमें आय को मीन्स इनकम को कंसिडर करना है, मेंशन करना है। नेक्स्ट, टाइप्स। प्राइस इलास्टिसिटी, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है। इसे हम फॉर्मुलेट करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी को। प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू EP इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसमें क्या बताता है? कीमत में परिवर्तन होने पे मांग में कितना परसेंट परिवर्तन होता है। इनकम में
इनकम में परिवर्तन होने पे मांग में कितना % परिवर्तन होता है? EI इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम में परिवर्तन होने पे मांग में कितना परिवर्तन होता है, ये मांग की आय लोच से समझते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी, मांग की आड़ी लोच। मांग की आड़ी लोच क्या होती है? लाइक टी और कॉफ़ी। अगर टी का प्राइस इंक्रीज होता है तो कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो हम इसे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में समझते हैं। लेकिन कितना % टी में चेंज आया है, जिसकी वजह से कितना % कॉफ़ी में चेंज आएगा, इसे हम समझेंगे एक फॉर्मूले से। इसी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स X डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स Y। मीन्स Y वस्तु में परिवर्तन होने पे कितना % X वस्तु में परिवर्तन हो रहा है, इसे हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ X डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ X होल डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ Y डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस ऑफ Y इंटू 100 एंड होल इंटू 100। इस तरह से हम इसे ये समझेंगे कि जितना % Y में परिवर्तन हो रहा है उसका कितना % X में या X वस्तु में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ये मांग की आड़ी लोच बताती है। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।